हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आई होप ऑल यू आर फाइन एंड वेल। जैसा आप सभी को पता है, हमने अपना इकोनॉमिक्स इंडियन इकोनॉमी का फर्स्ट चैप्टर इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस वो स्टार्ट कर दिया था। एक लेक्चर मैं ऑलरेडी पोस्ट कर चुका हूं जिसमें हमने एग्रीकल्चर सेक्टर के टाइम पे पढ़ा था कि ब्रिटिशर ने हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर को किस तरीके से डेवलप नहीं होने दिया था। आज हम दो सेक्टर के बारे में डिस्कस करेंगे, एक करेंगे इंडस्ट्रियल सेक्टर और दूसरा डिस्कस करेंगे भारत का जो फॉरेन ट्रेड था ब्रिटिश टाइम पे क्या था। इस वीडियो के बाद हम एक और लेक्चर लेके आएंगे। ठीक है, इस वीडियो के बाद हम एक और लेक्चर लेके आएंगे जहां पे हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। आज सिर्फ इन टॉपिक्स पे डिस्कशन करते हैं। स्टार्ट करते हैं अपना इंडस्ट्रियल सेक्टर। तो हमें यहाँ पे ये पढ़ना था कि जो ब्रिटिशर थे, अंग्रेज थे, उनने क्या हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर को होने दिया, डेवलप किया या डेवलप नहीं किया। तो ये समझते हैं, ये जब हम इसको पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। क्या कह रहा है? सम इंडियन इंडस्ट्रीज प्रोड्यूसिंग सर्टेन स्पेशल प्रोडक्ट एंजॉयड वर्ल्ड वाइड रेपुटेशन। कुछ ऐसी इंडस्ट्री थी, कह रहा है, जो पूरी दुनिया में वर्ल्ड वाइड बहुत ज्यादा क्या थी, पॉपुलर थी। ठीक है, उनका वर्ल्ड वाइड एक रेपुटेशन थी। इंडिया वॉज पर्टिकुलरली वेल नोन फॉर इट्स हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। इंडिया पूरी दुनिया में कौन सी इंडस्ट्री के लिए जाना जाता था? हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री के लिए। बट ओवरऑल पुअर स्टेट इंडस्ट्रियल सेक्टर इज ब्रीफली डिस्कस एज अंडर। लेकिन जो ओवरऑल ग्रोथ थी इंडस्ट्रियल सेक्टर की, वो बहुत ज्यादा सेटिस्फाइंग नहीं थी। क्यों नहीं थी? क्या किया ब्रिटिशर ने, तो समझते हैं। सबसे पहला पॉइंट है डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। ब्रिटिशर ने क्या किया? डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। बच्चों इसको ऐसे समझना, डिफॉरेस्टेशन मतलब क्या होता है? डिफॉरेस्टेशन मतलब होता है जंगलों को काटना। जंगल काटते हैं तो बताओ जंगल बढ़ते हैं या कम कम हो जाते हैं? सेम उसी तरीके से डी इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब भी है द रिडक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल एक्टिविटी और कैपेसिटी इन अ रीजन और इकोनॉमी। अंग्रेजों ने क्या किया? हमारे देश में जो भी इंडस्ट्री थी, आपने अभी पढ़ा, हम किस चीज के लिए फेमस थे? हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। उसको धीरे 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 सिस्टमेटिक तरीके से क्या कर दिया? कम कर दिया। क्यों किया वो अभी समझेंगे। तो सबसे पहले समझना, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन मतलब जो भी इंडस्ट्री है उनको धीरे धीरे रिडक्शन करना किसी भी इकोनॉमी में या रीजन में। डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। ब्रिटिशर ने हमारी जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी उसको क्या किया? डिक्लाइन। क्या लिखा है? ब्रिटिश गवर्नमेंट सिस्टमेटिकली डिस्ट्रॉयड। इस वर्ड को थोड़ा ध्यान से समझना। इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री एंड नो मॉडर्न इंडस्ट्रियल बेस वाज अलाउड टू कम अप। जो ब्रिटिशर थे ना, एक सिस्टमेटिक तरीके से उनने हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को क्या किया? डिक्लाइन किया। और कोई भी मॉडर्न इंडस्ट्री को भारत में आने नहीं दिया, किसी भी मॉडर्न इंडस्ट्रीज को भारत में आने नहीं दिया। द प्राइमरी मोटिव ऑफ ब्रिटिश रूल बिहाइंड द डी इंडस्ट्रियलाइजेशन वॉज टू फोल्ड। इसके पीछे अंग्रेजों का मकसद क्या था? क्यों उनने हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को डिक्लाइन किया और नई इंडस्ट्री को नहीं आने दिया? उसके दो रीजन बताए हैं। पहला रीजन क्या है? टू गेट रॉ मटेरियल फ्रॉम इंडिया एट चीप रेट टू बी यूज्ड बाय अपकमिंग मॉडर्न इंडस्ट्रीज इन ब्रिटिश। क्या कहना चाह रहा है? अंग्रेज हमारे देश से क्या ले जा सकें? रॉ मटेरियल ले जा सकें चीप रेट में, सस्ते रेट में, और उसका यूज ब्रिटिश में अपकमिंग मॉडर्न इंडस्ट्रीज में कर सके। ये रीजन था, इसीलिए उन्होंने हमारी इंडस्ट्रीज को डिक्लाइन किया। दूसरा, टू सेल फिनिश प्रोडक्ट ऑफ ब्रिटेन इन इंडियन मार्केट एट हायर प्राइसेस। जो ब्रिटेन में वो प्रोडक्ट बन रहे थे फिनिश्ड, उनको कहां लाके बेच सकें? इंडिया में। अगर वो इंडिया में, बच्चों खुद सोचो, अगर वो इंडिया में ही इंडस्ट्रीज को डेवलप करते, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को और बढ़ावा देते, नई नई इंडस्ट्री लाते, तो वो रॉ मटेरियल ले जा पाते क्या? नहीं। क्यों? वो रॉ मटेरियल तो फिर हमें अपने ही देश में जरूरत पड़ती, और फिर उन इंडस्ट्रीज से जो भी प्रोडक्ट बनता वो हमें भारत में ही बेचना पड़ता। तो अंग्रेजों को इससे फायदा नहीं होता, इसीलिए उनने हमारे देश में डी इंडस्ट्रियलाइजेशन किया। अब आगे चलते हैं। जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी उसको जो डिक्लाइन किया, उसका क्या इंपैक्ट हुआ वो समझते हैं। देखिएगा कैसे उनने एक सिस्टमेटिक तरीके से हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को क्या कर दिया? डिक्लाइन कर दिया। तो समझते हैं उसको।
कह रहा है द मेन रीजन बिहाइंड डिक्लाइन ऑफ इंडियाज रिनोवेड हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री वाज द इंट्रोडक्शन ऑफ डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी। तो उसका मेन रीजन क्या है जो हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को एक सिस्टमैटिक तरीके से डिस्ट्रॉय किया? डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी। इसका मतलब भेदभाव वाली टैरिफ टैक्स की पॉलिसी। इसमें यह था कि अगर हम यहां से सामान ब्रिटेन ले जा रहे हैं तब तो फ्री में ले जाएंगे, कोई टैक्स नहीं लगेगा। ब्रिटेन से कोई भारत सामान ला रहे हैं वो भी फ्री में, कोई टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन अगर हम किसी और देश को सामान बेचते हैं या वहां से सामान खरीदते हैं तो उसमें हमें बहुत ज्यादा टैक्स देना पड़ रहा था। इसी को बोला जाता है डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी। सेकंड पॉइंट, दिस पॉलिसी अलाउड फ्री एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम इंडिया एंड फ्री इंपोर्ट ऑफ फाइनल गुड्स ऑफ ब्रिटिश इंडस्ट्रीज टू इंडिया। तो कह रहे हैं इस पॉलिसी के अकॉर्डिंग क्या हुआ? भारत से सामान फ्री में जाता था ब्रिटेन, और ब्रिटेन से सामान फ्री में आता था कहां पे? इंडिया में। However, heavy duties was imposed on the export of Indian handicraft। लेकिन बहुत ज्यादा टैक्स देने पड़ते थे हमें अगर हम कोई भी हैंडीक्राफ्ट आइटम्स को एक्सपोर्ट करते थे, बेचते थे, तब हमें बहुत ज्यादा टैक्स देना पड़ता था। इसका कॉन्सिक्वेंटली इसका भारत की मार्केट में क्या असर पड़ा, भारत की बाजार में क्या असर पड़ा? तो लिखा है देखो, डोमेस्टिक मार्केट वर फुल ऑफ ब्रिटिश लो प्राइस फिनिश गुड्स। जो हमारी डोमेस्टिक मार्केट थी, भारत की मार्केट थी, वहां पे पूरे पूरे ब्रिटिश के लो प्राइस, सस्ते रेट के सामान आने लग गए। और इसने क्या कह रहा है? एज ए रिजल्ट द हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री डिक्लाइन। और इसकी वजह से हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री क्या हो गई? डिक्लाइन हो गई। फर्स्ट पॉइंट क्लियर है। और क्या इंपैक्ट पड़ा? तो दूसरा क्या बोल रहे हैं? एडवर्स इफेक्ट ऑफ डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। अब हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री क्या हो गई? डिक्लाइन। इसके एडवर्स इफेक्ट क्या पड़े होंगे? तो सोचना, अब जो भी लोग इन इंडस्ट्रीज में काम कर रहे होंगे, आर्टिस्ट जो भी होंगे, हाथ से काम कर, हैंडीक्राफ्ट है, अब वो लोग अनएम्प्लॉयमेंट हो गए होंगे बहुत ज्यादा नंबर में। तो ब्रिटिशरों ने क्या किया ना, इन लोगों को फोर्स किया कि जाओ एग्रीकल्चर सेक्टर में काम करो। अब आपको पता है एग्रीकल्चर सेक्टर में तो ऑलरेडी 75% पॉपुलेशन काम कर रही थी। इन लोगों के आने से भी वहां क्या हो गई? ओवर क्राउडिंग हो गई। तो समझते हैं क्या लिखा है? द डिक्लाइन ऑफ इंडियन क्राफ्ट इंडस्ट्री रिजल्टेड इन अनएम्प्लॉयमेंट ऑन मास स्केल। द आर्टिस्ट वर फोर्स टू टेक अप एग्रीकल्चर एंड दिस लीड्स टू ओवर क्राउडिंग इन एग्रीकल्चर, जो बात मैंने आपको समझाई। सेकेंड पॉइंट क्या कह रहे हैं? The Indian goods could not withstand with the foreign competition of machine-made cheap goods, and it's encouraged the import of British manufactured goods। जो भारत में सामान बन रहे थे, गुड्स बन रहे थे, वो अंग्रेज के मशीन मेड गुड्स का मुकाबला नहीं कर पाए। इसका क्या परिणाम निकला? इसका ये परिणाम निकला कि भारत की जो बाजार थी उसमें धीरे धीरे पूरे ब्रिटिश के क्या आने लग गए? गुड्स आने लग गए। थर्ड पॉइंट क्या कह रहे हैं? थर्ड पॉइंट क्या है? लैक ऑफ कैपिटल गुड इंडस्ट्री। कैपिटल गुड इंडस्ट्री क्या होती है समझना। कैपिटल गुड इंडस्ट्री उन इंडस्ट्रीज को बोला जाता है जिनसे ना हम फर्दर प्रोडक्शन कर सकें, जिनसे हम क्या कर सकें? फर्दर प्रोडक्शन की हेल्प से, उनको कैपिटल इंडस्ट्री बोलते हैं। जैसे आपने देखा होगा गाड़ियां बनती हैं, मोटरसाइकिल बनती है, साइकिल बनता है, एसी बनता है, ये किसी ना किसी मशीन में तो डलती होंगी। वो इंडस्ट्री को, जो ऐसी मशीन्स होती हैं जहां से हम कुछ और बना सकते हैं, उस टाइप की इंडस्ट्रीज को कैपिटल गुड इंडस्ट्री बोला जाता है। देखो लिखा भी है, कैपिटल गुड इंडस्ट्री रिफर्स टू इंडस्ट्रीज विच कैन प्रोड्यूस मशीन टूल्स। जहां पे हम क्या प्रोड्यूस करते हैं? मशीन टूल्स, एक मशीन से दूसरी मशीन बनाना। विच आर इन टर्न, वो किस लिए यूज होती हैं? यूज फॉर प्रोड्यूसिंग आर्टिकल्स फॉर करंट कंजम्पशन, जिससे हम आर्टिकल को प्रोड्यूस कर सकें करंट कंजम्पशन के लिए। ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल देयर वाज हार्डली एनी कैपिटल गुड इंडस्ट्री इन इंडिया। कह रहा है ब्रिटिश रूल के टाइम पे भारत में हार्डली कोई भी कैपिटल गुड इंडस्ट्री होगी, अदरवाइज नहीं थी। ब्रिटिशर डिड नॉट पे अटेंशन टू इंडियन कैपिटल गुड इंडस्ट्री सिंस दे वांटेड इंडियंस टू बी डिपेंडेंट ऑन देम। और अंग्रेजों ने ना, ब्रिटिशर ने भारत की कैपिटल गुड इंडस्ट्री में कोई ध्यान भी नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? वो चाहते थे कि इंडियन किस पे डिपेंडेंट रहे? ब्रिटिशर पे। गॉट इट? नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है बच्चों? लो कंट्रीब्यूशन टू ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी। जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है उसका ना हमारे देश की जीडीपी में ब्रिटिश टाइम के
बात कर रहे हैं, उस टाइम पे इसका कंट्रीब्यूशन बहुत ही कम था। तो वही लिखा है, द ग्रोथ रेट ऑफ द न्यू इंडस्ट्रियल सेक्टर एंड इट्स कंट्रीब्यूशन टू द जीडीपी रिमेन वेरी स्मॉल, वो बहुत ज्यादा क्या था, कम। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट है लिमिटेड रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर। यहाँ पे पब्लिक सेक्टर का मतलब है गवर्नमेंट, यहाँ मतलब है बच्चों गवर्नमेंट। जो उस टाइम गवर्नमेंट थी भारत सरकार की, देखो रूल तो ब्रिटिशर कर रहे थे, लेकिन भारत की गवर्नमेंट भी थी, लेकिन उनको ना पावर बहुत लिमिटेड दे रखी थी। क्या पावर लिमिटेड दे रखी थी, समझो। कह रहा था लिमिटेड एरिया ऑफ ऑपरेशन ऑफ द पब्लिक सेक्टर वाज आल्सो अ रीजन फॉर ड्रॉबैक ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर। जो लिमिटेड पावर थी ना गवर्नमेंट के पास, पब्लिक सेक्टर के पास, वो भी एक कारण रहा कि हमारे देश की इंडस्ट्रियल सेक्टर डेवलप नहीं कर पाया। अब अगले पॉइंट में देखते हैं कि क्या क्या पावर थी हमारे पास। The public sector remain confined only to railways, generation, ports। तो जो पब्लिक सेक्टर थी उसके पास पावर सिर्फ कौन कौन से सेक्टर से रिलेटेड थी, रेलवे, पावर जनरेशन और पोर्ट्स एंड सम अदर डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। तो सिर्फ ये थी पब्लिक सेक्टर के पास उस टाइम पावर। तो हमने 3 पॉइंट कंप्लीट कर लिए। अब एक ये बॉक्स दिया है, इस बॉक्स को पढ़ते हैं। इसमें हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर में कैसे ग्रोथ आई उसके बारे में बताया है, थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज। क्या कहना चाह रहा है समझते हैं। ड्यू टू द इनिशिएटिव ऑफ प्राइवेट सेक्टर, मॉडर्न इंडस्ट्रीज स्टार्टेड टू कम अप ड्यूरिंग द सेकेंड हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी। प्राइवेट सेक्टर के इनिशिएटिव से 19th सेंचुरी के सेकेंड हाफ में कुछ प्राइवेट कंपनीज ने भारत में इंडस्ट्रीज लगाने की कोशिश की। वो कौन कौन सी इंडस्ट्रीज थी। The industries established in this period were mainly confined to cotton, textile and jute mills। तो जो सेकेंड हाफ ऑफ 19th सेंचुरी में हमारे देश में इंडस्ट्री स्टैब्लिश हुई वो थी कॉटन, टेक्सटाइल एंड जूट मिल्स। द कॉटन टेक्सटाइल मिल्स वर मेनली डोमिनेटेड बाई इंडियंस। तो कॉटन टेक्सटाइल मिल्स को कौन डोमिनेट करता था, कौन चलाता था, इंडियंस। और वो लोकेटेड थी एंड वर लोकेटेड इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री, नेमली महाराष्ट्र एंड गुजरात। फिर जो जूट मिल्स थी, द जूट मिल्स वर डोमिनेटेड बाय द फॉरेनर्स एंड मेनली कॉन्सेंट्रेटेड इन बंगाल। और वो कहां सिचुएटेड थी, बंगाल में। अब मेजर ब्रेक थ्रू आया भारत में इंडस्ट्रियल सेक्टर में, वो नेक्स्ट पॉइंट बता रहा है। द मेजर ब्रेक थ्रू वॉज सेटिंग अप ऑफ टाटा आयरन स्टील कंपनी टिस्को इन 1907 1907। तो जो भारत के इंडस्ट्रियल सेक्टर में मेजर ब्रेक थ्रू आया जब टाटा कंपनी ने एक कंपनी सेटअप की जिसका नाम था टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को। कब, 1907 में, इन जमशेदपुर बिहार। कहां पे सेटअप किया, जमशेदपुर बिहार। उसके बाद एक और पॉइंट है, क्या कह रहे हैं, अ फ्यू अदर इंडस्ट्रीज इन द फील्ड ऑफ शुगर, सीमेंट, पेपर एक्सेट्रा आल्सो केम अप आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद कुछ और कंपनियां आई इंडस्ट्रियल सेक्टर में बिजनेस करने। तो ये इंडस्ट्रियल सेक्टर की एक पूरी बात बताई है। अब पढ़ते हैं अगला टॉपिक आज का, दैट इज फॉरेन ट्रेड। अब फॉरेन ट्रेड होता क्या है, फॉरेन ट्रेड होता क्या है, सबसे पहले तो ये समझो। फॉरेन ट्रेड मतलब होता है कि एक कंट्री है ये इंडिया और ऐसी एक दूसरी कंट्री मान लीजिए ये है ब्रिटेन। तो जब एक कंट्री से हम दूसरी कंट्री में और दूसरी कंट्री से अपने वहां कुछ यहां हम करते हैं एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट मतलब होता है सोल्ड करना, इंपोर्ट मतलब होता है खरीदना। इंपोर्ट मतलब क्या होता है, खरीदना। जब एक कंट्री दूसरे देश के साथ खरीदना या बेचना, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करती है, उसी को बोलते हैं फॉरेन ट्रेड। उसी को क्या बोलते हैं, फॉरेन ट्रेड। अब हमने ये समझना है इस टॉपिक में कि ब्रिटिश टाइम पे हमारे फॉरेन ट्रेड की सिचुएशन कैसी थी, अंग्रेजों ने हमारे फॉरेन ट्रेड को अच्छा किया या बेकार, वो जानना है। तो देख तो क्या क्या कहना चाह रहा है, समझते हैं। द रेस्ट्रिक्टिव पॉलिसीज, रेस्ट्रिक्टिव मतलब रोकना, रेस्ट्रिक्टिव मतलब क्या होता है, रोकना। पॉलिसीज अडॉप्टेड बाय कॉलोनियल गवर्नमेंट्स एडवर्सली अफेक्ट द स्ट्रक्चर, कंपोजिशन एंड वॉल्यूम ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड कंपेयर टू द एंशिएंट टाइम। ब्रिटिशर ने ना ऐसी पॉलिसीज बनाई जिसकी वजह से हमारे फॉरेन ट्रेड को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ एंशिएंट टाइम के कंपैरिजन में। क्या क्या नुकसान हुआ, क्या कहना चाह रहे हैं, ब्रिटिशर ने क्या किया, देखो, एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट एंड इंपोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स। भारत को क्या बना दिया,
कि भारत सिर्फ एक ही काम करेगा, वो रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट करेगा। उस रॉ मटेरियल का यूज ब्रिटिशर क्या करते थे, अपने वहां इंडस्ट्रीज में करते थे, और जो फिनिश्ड गुड्स बनता था उसे कहां लाके बेच देते थे, इंडिया में। तो उनने ये बना दिया हमें, क्या कह रहे हैं, इंडिया बिकेम एन एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट सच एज रॉ सिल्क, कॉटन, वूल, सुगर एक्सेट्रा, and importer of finished goods like cotton, silk, woolen clothes and capital goods like machinery produced in the British industries। सेकेंड पॉइंट क्या कह रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से समझना। मोनोपोली कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश रूल, ब्रिटिशर ने ना मोनोपोली कंट्रोल कर रखा था हमारे देश में, क्यों, राज तो रूल तो ब्रिटिशर ही कर रहे थे, तो जो रूल्स बनाएंगे वही बनाएंगे। उनने ऐसा रूल बनाया था कि हम जो भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जो भी रॉ मटेरियल बेच रहे हैं, मोर देन हाफ, आधे से ज्यादा हमें सिर्फ ब्रिटिशर के साथ ही क्या करना है, बिजनेस करना है। और अगर जो बच गया, अगर आप इसके अलावा किसी और देश के साथ बिजनेस करना चाहते हो, तो वो सिर्फ 3 कंट्री थी। वो सिर्फ कितनी कंट्री थी, 3। वो कौन कौन सी थी, चाइना, श्रीलंका एंड ईरान। पढ़ लेते हैं एक बार। ब्रिटिश गवर्नमेंट मेंटेन ए मोनोपोली कंट्रोल ओवर इंडियाज एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। ये लिखा है, मोर देन हाफ ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड वॉज रेस्ट्रिक्टेड टू ब्रिटेन। मतलब हमें आधे से ज्यादा जो भी अपना बिजनेस करना पड़ता था वो किसके साथ रेस्ट्रिक्ट था, ब्रिटेन के साथ। वाइल द वॉज अलाउड विद कंट्रीज लाइक चाइना, श्रीलंका एंड ईरान। ये क्वेश्चन में पहले 1 मार्क्स में आ रखा है कि ब्रिटिश टाइम पे हम सिर्फ कौन कौन से देश के साथ ट्रेड कर सकते थे। इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ना। The opening of Suez Canal in 1869 served as direct route from the ships operating between India and Britain। 1869 में ब्रिटिशर ने एक आर्टिफिशियल स्विस कैनाल रेडी कर दिया, जो एक डायरेक्ट रूट था इंडिया से ब्रिटेन का, जिससे क्या हो सकता था, जल्दी से वो यहां से रॉ मटेरियल ले जा सकते थे और वहां से फिनिश गुड्स ला सकते थे। वो इंडिया और ब्रिटेन के बीच सेटअप हुआ। एक और पॉइंट है, इसको और डिस्कस करते हैं। फॉरेन ट्रेड के अंदर क्या है, ड्रेन ऑफ इंडियन वेल्थ ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। ब्रिटिश रूल के टाइम पे जो इंडिया की वेल्थ थी, ड्रेन मतलब होता है लूटना, ले जाना। आपने सुना होगा इंडिया को सोने की चिड़िया बोला जाता था। सोने की चिड़िया मतलब नहीं कि सोना था, सोना मतलब रॉ मटेरियल था। तो ड्रेन मतलब लूटना। ब्रिटिशर ना हमारे यहां से रॉ मटेरियल ले गए, तो ड्रेन ऑफ इंडियन वेल्थ ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। अब बहुत ज्यादा वो रॉ मटेरियल ले गए हमारे देश से, तो पैसा आया होगा, पैसे पे भी किसका कंट्रोल होगा, ब्रिटिशर, क्योंकि रूल तो वही कर रहे थे, राज तो वही कर रहे थे। और वो जो बहुत ज्यादा पैसा आया ब्रिटिशर के पास, तो ब्रिटिशर ने उस पैसे का क्या किया, वो इस पॉइंट में समझाया गया है। अंडर द ब्रिटिश रूल इंडिया बिकेम एन एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट, रॉ मटेरियल एंड इंपोर्टर ऑफ फिनिश्ड गुड्स। देयर वाज ह्यूज एक्सपोर्ट सरप्लस ड्यू टू एक्सेस एक्सपोर्ट। कह रहा बहुत ज्यादा क्या हो गया था हमारे देश में, सरप्लस, बहुत ज्यादा पैसा आ गया था, क्योंकि हम बहुत ज्यादा क्या कर रहे थे, एक्सपोर्ट। हाउएवर, परंतु एक्सपोर्ट सरप्लस वाज यूज्ड, लेकिन वो एक्सपोर्ट सरप्लस यूज कैसे किया जा रहा था वो समझना। टू मेक पेमेंट फॉर एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय कॉलोनियल गवर्नमेंट। जो कॉलोनियल गवर्नमेंट थी, ब्रिटिश सरकार थी, वो जो भी एक्सपेंसेस करते थे, इस पैसे से उसका पेमेंट किया जाता था। To meet the expenses on war fought by British government। जो ब्रिटिशर लड़ाई लड़ती थी ना, उस लड़ाई में जो भी खर्चे होते थे, उस खर्चे को इसी पैसे से क्या किया जाता था, फुलफिल किया जाता था। और टू इंपोर्ट इनविजिबल आइटम्स दैट इज सर्विसेज। ब्रिटिशर क्या इंपोर्ट करते थे, सर्विसेज, उसकी पेमेंट भी वो यहीं से करते थे। तो आप लोग पढ़ते रहिए, अभी एक टॉपिक और बचा है। मैं उन सब बच्चों से कनेक्ट करना चाह रहा हूं जो मेरी वीडियोस देख रहे हैं, मुझसे पढ़ना चाहते हैं। चाहे आप ऑनलाइन पढ़ना चाह रहे हो बच्चों, चाहे आप ऑफलाइन पढ़ना चाह रहे हो। अगर आप मुझसे कांटेक्ट करना चाह रहे हो तो मैंने डिस्क्रिप्शन में अपना व्हाट्सएप लिंक और इंस्टाग्राम लिंक भी शेयर किया है। और अब चाहो तो मुझे इस नंबर पे 8218182887 इसमें भी कांटेक्ट कर सकते हो। आपको यहाँ पे फिजिकल बैच में पढ़ना है, खुद आके ऑफलाइन पढ़ना है, या आप ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं, दोनों ही अवेलेबल है। आप कांटेक्ट कीजिए इस नंबर में, या डायरेक्टली व्हाट्सएप में मैसेज कर लीजिए, इंस्टाग्राम में मैसेज कर लीजिए। ठीक, चलिए कंप्लीट करते हैं आज टॉपिक, ट्रेड थ्रू स्विस कैनाल। कुछ बातें स्विस कैनाल के बारे में समझते हैं, जो हमने अभी पढ़ा
कि ब्रिटिशर ने स्विस कैनाल सेटअप की, तो उसके बारे में बात जानते हैं, क्या कहना चाह रहे हैं। स्विस कैनाल इज एन आर्टिफिशियल वाटरवे। ध्यान से देखना, जो स्विस कैनाल था ना वो एक आर्टिफिशियल वाटरवे था, ब्रिटिशर ने अपने आप बनाया था, नेचुरल नहीं था, इंसानों ने बनाया था। रनिंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ अक्रॉस द इस्थमस ऑफ स्विस इन नॉर्थर्न इजिप्ट। दूसरा पॉइंट कह रहा है द ओपनिंग ऑफ स्विस कैनाल इन 1869 रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। जो स्विस कैनाल ओपन किया 1869 में, उसने क्या करा, कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन को रिड्यूस कर दिया एंड मार्केट इजियर। और अब भारत की मार्केट में वो बहुत आसानी से पहुंच सकते थे, यहां से रॉ मटेरियल ले जाएंगे, वहां से क्या लेके आ जाते थे, फिनिश गुड्स। द कैनाल प्रोवाइड डायरेक्ट ट्रेड रूट फॉर शिप्स ऑपरेटिंग बिटवीन ब्रिटेन एंड इंडिया। अब इस स्विस कैनाल ने क्या किया ना, इंडिया और ब्रिटेन के बीच में डायरेक्ट रूट क्रिएट कर दिया। पहले भारत को क्या करना पड़ता था ना, अफ्रीका के कुछ कंट्रीज में अपने आप को 1-2 दिन रेस्ट करने के लिए रोकना पड़ता था, उनकी मदद लेनी पड़ती थी, कुछ भी रीजन हो सकता था। जो शिप में लोग हैं उनके लिए खाना लोड करना है, शिप में ऑयल डालना है, पेट्रोल डीजल जो भी डलता है, जो इस भी रीजन से उन्हें किसी कंट्रीज की हेल्प लेनी पड़ती थी और इसमें बहुत ज्यादा खर्चा भी आता था। स्विस कैनाल बनने के बाद क्या हुआ, डायरेक्ट रूट हो गया। अब आपको किसी देश की जरूरत नहीं थी, आप सीधा इंडिया से लेके ब्रिटेन जाएंगे, ब्रिटेन से सीधा कहां आएंगे, इंडिया, किसी का बीच में कोई लेना देना नहीं था। Significantly and economically, it is one of the most important waterway in the world. आप चाहे सिग्निफिकेंटली या इकोनॉमिकली किसी भी तरीके से बात करो, आज के टाइम पे ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वाटरवे है पूरी दुनिया के लिए, और भारत को ना इससे बहुत ज्यादा फायदा हो रहा है। तो आज जैसा मैंने आपसे बोला था, इस लेक्चर में मैं 2 ही सेक्टर कंप्लीट करूंगा, इंडस्ट्रियल सेक्टर एंड फॉरेन ट्रेड। अगले लेक्चर में हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। तब तक आप बने रहिएगा, लाइक कीजिए वीडियो को, कमेंट कीजिए, चैनल नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। बहुत जल्दी मिलूंगा एक और वीडियो लेके, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।